हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। जहां लास्ट क्लास में हम लोगों ने राउल्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करे थे। आगे हम लोग उस राउल्स लॉ को ही कंटिन्यू करते हैं और राउल्स लॉ की बेसिस पर ही सॉल्यूशंस को क्लासिफाई करते हैं। तो जो हमारे सॉल्यूशन है वो दो तरीके के हो सकते हैं, एक आइडियल सॉल्यूशन हो सकता है तो दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो सकता है। तो पहले सॉल्यूशन की हम बात करते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन हम ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं जो सारे के सारे कंसंट्रेशंस पर, एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर राउल्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं। मींस दोज सॉल्यूशन व्हिच फॉलोज राउल्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एट एवरी वैल्यू ऑफ द कंसंट्रेशन आर नोन एज द आइडियल सॉल्यूशन। तो क्या बोलेंगे? दोज सॉल्यूशन which follows Raoult's law over entire range of concentration are called ideal solution, are called ideal solution। मैंने बोला है कोई भी ऐसे सॉल्यूशन जो एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर, कंसंट्रेशन की हर वैल्यू पर राउल्स लॉ को फॉलो करेंगे वो कैसे कहलाएंगे? आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे। आइडियल सॉल्यूशन की क्वालिटी होती है कि जब आप कोई दो कंपोनेंट्स मिलाते हैं, फॉर एग्जांपल एक कंपोनेंट आपने ए लिया और एक कंपोनेंट आपने बी लिया, इन दोनों को आपने मिक्स करा एक नए कंटेनर में जिसमें ए प्लस बी दोनों प्रेजेंट। तो जब आप इसको मिक्स करते हैं, इन दोनों कंपोनेंट्स को मिलाते हैं, तो अगर मान लो इसका वॉल्यूम एक्स था, इसका वॉल्यूम वाई था, तो इनको मिक्स करने के रिजल्टेंट वॉल्यूम क्या होना चाहिए? एक्स प्लस वाई। तो ये एक्स प्लस वाई ही बनता है, ना तो एक्स प्लस वाई से कम होता है ना ही एक्स प्लस वाई से ज्यादा। मतलब दो चीजों को मिलाकर अगर आइडियल सॉल्यूशन बनेगा तो कभी भी उनके वॉल्यूम में ना तो कोई डिक्रीजमेंट आएगा ना इंक्रीजमेंट आएगा। मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग जो है वो क्या होगा? जीरो। मतलब दो लिक्विड्स को या दो चीजों को मिलाकर के जो सॉल्यूशन बनने वाला है उस दौरान रिजल्टेंट वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, उन दोनों के समेशन के बराबर ही रहेगा। दूसरी बात, जब इन दो कंपोनेंट्स को आप मिलाते हैं तो ना तो किसी भी तरीके की हीट एब्जॉर्ब होगी और ना ही रिलीज होगी, मतलब एनर्जी का एक्सचेंज भी नहीं होता। तो दूसरी कंडीशन मिलती है, डेल्टा एच मिक्सिंग इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। तीसरी बात, जब यहाँ ए कंपोनेंट था तो यहाँ पर जो फोर्सेस होंगे वो ए टाइप ऑफ इंटरेक्शन होंगे, बी के बीच में लगने वाले फोर्स बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन होंगे, और ए और बी दोनों हैं तो यहाँ पर एक नए फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बनेंगे, एवी टाइप ऑफ इंटरेक्शन। तो आइडियल सॉल्यूशन के केस में बाद में जो नए बनने वाले फोर्सेस हैं वो पहले लगने वाले फोर्सेस के बराबर रहते हैं। मतलब एवी टाइप ऑफ इंटरेक्शन are equal to the AA and BB type of interactions। ये होता है किस केस में? आइडियल सॉल्यूशन। पहली बात, राउल्स लॉ को फॉलो करेंगे, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग भी जीरो होगा, और ए एंड बीबी टाइप ऑफ इंटरेक्शन बराबर होंगे एवी टाइप ऑफ इंटरेक्शन। एग्जाम्पल की हेल्प लेते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल आपको यहाँ पे याद रखने हैं कौन कौन से। एक आपका होता है एग्जाम्पल नंबर 1, एनहेक्सेन प्लस एनहेप्टेन। देखो एन का मतलब होता है नॉर्मल लीनियर और हेक्स का मतलब 6, तो 6 कार्बन का तो फॉर्मूला लिख देता हूं C6H14, एनहेप्टेन तो C7H16, मतलब 6 कार्बन का एल्केन एनहेक्सेन, 7 कार्बन का एल्केन एनहेप्टेन। तो ये तो एक एग्जांपल हो गया। दूसरा होता है ब्रोमोइथेन और क्लोरोइथेन। एग्जांपल 2 है ब्रोमो इथेन प्लस क्लोरो इथेन।
ब्रोमोमीथेन इथेन का फॉर्मूला क्या होता है C2H5Br। भाई दो कार्बन का एल्केन C2H6, तो एक हाइड्रोजन हटा करके Br लगा दीजिए। ऐसे ही क्लोरोइथेन का क्या हो जाएगा C2H5Cl। ठीक है। इसी तरीके से एक थर्ड एग्जांपल और है यहाँ पर, एंड दैट इज द बेंजीन प्लस टॉलुइन। जब आप बेंजीन और टॉलुइन को मिलाते हैं तो उसके रिजल्टेंट भी जो सॉल्यूशन बनता है वो भी कैसा होता है आइडियल। मैं बेंजीन और टॉलुइन दोनों के स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर देता हूँ। बेंजीन 6 कार्बन की एक साइक्लिक रिंग होती है जहां अल्टरनेटिवली क्या होते हैं डबल बॉन्ड होते हैं। ये कौन है आपका बेंजीन है। जबकि टॉलुइन आप किसे बोलते हैं बेंजीन। तो ये हो गया। और इस पर अगर एक पोजीशन पर CH3 लगा दिया जाए तो इसका नाम होता है टॉलुइन। ठीक है। तो सारे फॉर्मूले भी आपको याद रखेंगे, आप याद रखेंगे कि किस कौन सा फॉर्मूला किसका है। तो आइडियल सॉल्यूशन एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर राउल्स लॉ को फॉलो करेगा। डेल्टा बी मिक्सिंग जीरो होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होगा। ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन ए एंड बी बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन के बराबर होंगे। एग्जाम्पल एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, ब्रोमो इथेन प्लस क्लोरो इथेन और बेंजीन प्लस टॉलुइन। ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम लोग आगे बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कौन थे जो एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पे राउल्स लॉ को फॉलो कर रहे थे। तो नॉन आइडियल कौन हो जाएंगे जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। तो क्या बोलेंगे आप दोज सॉल्यूशन which do not follow Raoult's law over entire range of concentration are called non-ideal सॉल्यूशन। तो ऐसे सॉल्यूशन जो एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर राउल्स लॉ को फॉलो ना करेंगे वो क्या कहलाएंगे आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो वहां पे जीरो थे डेल्टा बी मिक्सिंग जीरो था, जबकि यहाँ पर डेल्टा बी मिक्सिंग जीरो के बराबर नहीं होगा। वहां डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो था, यहाँ डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो के बराबर नहीं होगा। वहां ए टाइप ऑफ इंटरेक्शन एंड ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन के बराबर थे, जबकि यहाँ पर ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन बराबर नहीं हो सकते ए एंड बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन। तो नॉन आइडियल कौन हो गए जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे। डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो ना हो, डेल्टा बी मिक्सिंग भी जीरो ना हो, और साथ में नए बनने वाले फोर्स पुराने बनने वाले फोर्सेस के बराबर ना हो। अब इस बेसिस पर कि भाई ये जो इंटरैक्शन है, अब देखो सिंपल सी बात है, जो राउल्स लॉ की कंडीशन क्या आती थी भाई, अगर राउल्स लॉ की अगर आइडियल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग देखें तो ग्राफ हम लोगों ने एक पढ़ा था कुछ इस तरीके से P2 नॉट P1 नॉट, ये P1 के लिए ग्राफ पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, है ना, P1 और इस तरीके से। तो ये पूरे के पूरे कंसंट्रेशन से लीनियरली वैरी कर रहा है मोल फ्रैक्शन के साथ में। तो ये तो किसके लिए हो गया आइडियल के लिए। अगर नॉन आइडियल होगा तो इसका मतलब क्या होगा वेपर प्रेशर में चेंजेस आएंगे, या तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या वेपर प्रेशर कम होगा। तो वो वेपर प्रेशर कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, अगर ज्यादा होगा तो पॉजिटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल हो जाएंगे, अगर वो वेपर प्रेशर कम होगा तो नेगेटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो ये वेपर प्रेशर में डिक्रीजमेंट हो रहा है या इंक्रीजमेंट हो रहा है, इस बेसिस पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमारे पास दो तरीके के हो सकते हैं, एक पॉजिटिव डेविएटिंग और दूसरा नेगेटिव डेविएटिंग। तो दोनों को हम समझते हैं। जरा
देखिए ए है पॉजिटिव डेविएटिंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पॉजिटिव डेविएटिंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएटिंग का मतलब जहां पर वेपर प्रेशर पहले से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ऐसे सॉल्यूशन को आप क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएटिंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब हायर वेपर प्रेशर, या आप बोल सकते हैं शो पॉजिटिव डेविएशन विद राउल्स लॉ। राउल्स लॉ के लिए कैसा डेविएशन शो करेंगे, पॉजिटिव, मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाए। एक बात बताना, वेपर प्रेशर ज्यादा कब होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होने का मतलब वेपर ज्यादा बने, वेपर ज्यादा कब बनेंगी, जब उनके पीछे लगने वाले जो फोर्सेस हैं वो क्या हो जाए, वीक हो जाए, तभी तो आसानी से वेपर बनेंगे। तो इसका मतलब ऐसे सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, जो बाद वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो पहले लगने वाले फोर्सेस के कंपैरिजन में वीकर हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एवी टाइप ऑफ इंटरेक्शन are weaker than the AA and BB type of interaction। जो नए लगने वाले इंटरेक्शंस हैं वो पहले लगने वाले इंटरेक्शंस के कंपैरिजन में कैसे हो जाएंगे, वीक। जब इंटरेक्शन कमजोर हो गए तो फोर्सेज जब कमजोर हो गए तो वेपर आसानी से बनेंगे, तो वेपर प्रेशर ज्यादा, तो डेविएशन कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। अच्छा जी, इसी में एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ठीक है, हमारा इथेनॉल प्लस एसीटोन। देखिए जो इथेनॉल के मॉलिक्यूल होते हैं, उन इथेनॉल के मॉलिक्यूल में आपस में लग रही होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वो जुड़े हैं। जब आप उसमें एसीटोन को मिलाएंगे तो उन इथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच में जो लगने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्या होने लगेंगे भी, क्योंकि बीच बीच में एसीटोन के मॉलिक्यूल, मान लो ये इथेनॉल था, ये इथेनॉल था, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से जुड़े थे, लेकिन बीच में क्या आने लगा, एसीटोन। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएंगे या चीजें दूर होने लगेंगी, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होने लगेंगे, तो फिर वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा। डेविएशन कैसा शो करने लगेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल की यहीं पे बात करते हैं। एक और एग्जांपल है यहीं पे, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन। याद रखना, जितने भी एग्जांपल्स आपकी एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो सारे के सारे एग्जांपल्स आपको मिनिमम याद होने ही चाहिए, कम से कम उतने एग्जांपल। इसके अलावा रिक्वायरमेंट आपको नहीं रहती, लेकिन मिनिमम एनसीईआरटी के एग्जांपल्स मैं यहाँ पे नोटिफाई कर रहा हूँ। अच्छा जी, मैंने बोला था पॉजिटिव डेविएटिंग है, मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो देखो आइडिया इसको समझते हैं। देखो कुछ इस तरीके से ग्राफ आता था, यहाँ पे P2 नॉट, यहाँ पर आपका P1 नॉट। ये कुछ इस तरीके से आप मीट करते थे, ये कर्व रहती थी आपकी P2 के लिए, ये रहती थी P1 के लिए। यहाँ पर देखो, याद अगर आपको हो तो P टोटल इज इक्वल्स टू, मैंने बात करी थी, या मैं इसको ले लेता हूँ, P2 इज इक्वल्स टू क्या होता है, P2 नॉट x2। अगर x2 की वैल्यू जीरो है तो ये P2 भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, ये देखो इस कर्व में P2 है तो P2 जीरो है, यहाँ पे होगा। तो फिर यहाँ पर x2 की वैल्यू क्या है, जीरो, तो x1 क्या होगा, वन। यहाँ पर x1 क्या है, जीरो, तो x2 क्या होगा, वन। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम लोगों ने ग्राफ को बनाया था। अब अगर ये तो था तब जब आइडियल था, जब स्ट्रेट लाइन कर्व तब आपको मिलती थी, लेकिन नॉन आइडियल के केस में कैसा होगा, वेपर प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको ग्राफ ऑब्जर्व होने लगेगा। तो ये पॉजिटिव डेविएटिंग की बात हो गई। नेगेटिव डेविएटिंग आइडियल सॉल्यूशन अगर होता तो,
पार्ट है इसका, नेगेटिव डेविएटिंग नॉन आइडियल। देखिए नेगेटिव डेविएटिंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन का मतलब वेपर प्रेशर में क्या आएगा, डिक्रीजमेंट, और वेपर प्रेशर में डिक्रीजमेंट आ रहा है तो वेपर प्रेशर कब कम होगा, जब वेपर्स कम बनेंगी। वेपर्स कम कब बनेंगी, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएंगे, मतलब न्यूअर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, प्रीवियस जो पुराने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे उनके कंपैरिजन में स्ट्रांग हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, या सिंपली बोल सकते हैं shows negative deviation with Raoult's law। राउल्ट्स लॉ के साथ कैसा डेविएशन शो करेगा, ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। मैंने अभी अभी बोला था कि भाई नेगेटिव डेविएशन का मतलब वेपर प्रेशर का कम होना, और वेपर प्रेशर कब कम होगा, इस सिचुएशन में वेपर प्रेशर कम होगा जब नए वाले फोर्स स्ट्रांग हो जाए। तो जो ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे ए एंड बी टाइप ऑफ इंटरेक्शंस से। एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ले लिया क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3, एसीटोन का फॉर्मूला CH3COCH। जब आप क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिलाते हैं तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में होती है एसोसिएशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उस एसोसिएशन के रिजल्टेंट लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाते हैं, नए बनने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाते हैं, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर में डिक्रीजमेंट आ जाता है, जिसकी वजह से आप नेगेटिव डेविएशन की बात करते हैं। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा नेगेटिव डेविएटिंग सॉल्यूशन के लिए, ये P2 नॉट, ये P1 नॉट, अगेन इसको हम जब मीट करेंगे, इसको यहाँ पे मीट करेंगे, ये P2, ये P1, x1 इज इक्वल्स टू 1, x2 इज इक्वल्स टू 0, x1 इज इक्वल्स टू 0 और x2 इज इक्वल्स टू 1। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, देखो ये P2 का, अब इस सिचुएशन में डिक्रीजमेंट है, डिक्रीजमेंट है तो जो नॉर्मल वेपर प्रेशर है उससे थोड़ा सा वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, थोड़ा सा लोअर इन वेपर प्रेशर, डाउनवर्ड कर्व शो होती है। और ये सिचुएशन मिलती है कब, जब नेगेटिव डेविएटिंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं उस सिचुएशन में। इसी के साथ एक और एग्जांपल है यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी में, एंड दैट इज द फिनॉल प्लस एनिलीन। ठीक है, चलिए इस तरीके से हमने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को खत्म किया। आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते थे, जबकि नॉन आइडियल राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते थे। नॉन आइडियल फर्दर दो तरीके के होते थे, पॉजिटिव डेविएटिंग, नेगेटिव डेविएटिंग। पॉजिटिव डेविएटिंग में वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, मतलब नए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले के कंपैरिजन में वीक हो जाएंगे। नेगेटिव डेविएटिंग सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, मतलब नए वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कंपैरिजन में स्ट्रांग हो जाएंगे। और इन्हीं में हम लोग पढ़ते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या उन्हीं को आप एजियोट्रॉप्स भी बोलते हैं। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को आप बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या एजियोट्रॉप। सिंपली हम लोग ऐसे बाइनरी मिक्सचर को, बाइनरी का मतलब जिसमें दो कंपोनेंट हो, ऐसे बाइनरी मिक्सचर को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं जिनका कंपोजिशन सॉल्यूशन फेज और वेपर फेज दोनों में सेम हो। जितना मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन फेज में है उतना ही मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में भी हो, और एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये सारी चीजें मेंटेन है। तो हम क्या बोलेंगे,
The binary mixture which having same composition, in vapor phase as well as in solution phase at a temperature is called azeotropic mixture। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर सिंपली क्या हो गया, ऐसे मिक्सचर जिनका, ऐसे बाइनरी मिक्सचर जिनका कंपोजिशन वेपर फेज और सॉल्यूशन फेज दोनों में कैसा रहे, सेम रहे, उन्हें आप क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। ये भी आपके होते हैं दो तरीके। नंबर एक इसमें होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और दूसरे होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, देखो ये मिनिमम बॉइलिंग है, मतलब जैसे कम टेम्परेचर चाहिए बॉइल होने के लिए, तो इसका वेपर प्रेशर ऑलरेडी क्या होगा, ज्यादा, तो इसका ये क्या होते हैं, शोज लार्ज पॉजिटिव डेविएशन। जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उन्हें क्या बोलते हो, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, और जो शो करते हैं, ये मैक्सिमम बॉइलिंग है मतलब ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, मतलब वेपर प्रेशर पहले कैसा होगा, कम, तो शोज लार्ज नेगेटिव डेविएशन। इसका एक एग्जांपल है हमारे पास, इथेनॉल प्लस वाटर का मिक्सचर। इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH, वाटर तो H2O जानते ही हैं, जहां पे 95% इथेनॉल होता है और 5% अप्रॉक्स वाटर होता है। इसका एग्जांपल है हमारे पास नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO, जो अप्रॉक्स 68% होता है, जबकि वाटर यहाँ पर 32% होता है। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की डेफिनेशन पता होना चाहिए, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या है, उनके भी एक एक एग्जांपल कम से कम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ के कंसेप्ट को यहाँ पर खत्म कर लिया, जिसमें हमने आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन को भी पढ़ लिया, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को भी पढ़ लिया, चाहे वो मिनिमम बॉइलिंग हो या मैक्सिमम। आगे हम लोग एक नया कंसेप्ट यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, एंड दैट न्यू कंसेप्ट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये समझ लीजिए, एक न्यूमेरिकल हर साल 100% कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से आता ही आता है। 100% एक क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड एग्जाम में मिलता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखो हम लोग किसको पढ़ रहे हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करे। किस पे डिपेंड करे, नंबर पे। नेचर पे इससे कोई मतलब नहीं कि कौन है, हाँ अगर उसका नंबर चेंज होगा तो फिर इसमें भी चेंजेस आएंगे।
means those properties which depends only and only on the number of solute particle are known as colligative properties. Those properties which depends only and which depends only on number of solute particles, which depends only on number of solute particles, are called colligative properties. तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टीज जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करेंगी, उनको आप क्या बोलते हो? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हमें अपने सिलेबस में 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी है, जिसमें नंबर 1 रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, एंड चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ओवरऑल हमें कितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी है यहाँ पे? 4। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। 1 बाय 1 इनको स्टार्ट करते हैं हम लोग। और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बारे में। देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब आप किसी सॉलिड सॉल्यूट को किसी लिक्विड सॉल्वेंट में मिक्स करते हो, तो ऐसा करने पर जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड के कुछ सरफेस को ऑक्यूपाई करने लगते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक लिक्विड था, अभी सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो सरफेस के कांटेक्ट में हैं, वो वेपर्स को यहाँ पर क्या कर रहे होंगे? बना रहे होंगे। लेकिन अगर आपने कुछ सॉल्यूट डाला तो वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स आकर के कुछ सरफेस ऑक्यूपाई करेंगे, जिससे कि जो वेपर में कन्वर्ट होने वाला लिक्विड है उसका अमाउंट क्या हो जाएगा? कम। तो जो अमाउंट ऑफ वेपर जब कम हो जाएंगी तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाता है? कम। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जब आप किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कैसा लिया है मैंने? नॉन वोलेटाइल, मतलब जो वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी नहीं रखता हो। जब आप किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को एक वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, तो ऐसा करने पर वेपर प्रेशर में क्या होती है? डिक्रीजमेंट आती है। हम लोगों ने क्या बोला? ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट solid solute in volatile liquid, vapor pressure of liquid decreases. Vapor pressure of liquid decreases. जरा समझिए, सॉल्वेंट है तो कंपोनेंट 1 से डिनोट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, P1 डायरेक्टली होगा Xi1 के, तो P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P1 नॉट Xi1। इस बात में तो कोई परेशानी है नहीं।
लेकिन जैसे ही आपने किसी सॉल्यूट को डाला तो यहाँ पर क्या आएगी, लोअरिंग। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैसे ऑब्जर्व करेंगे, देखो। तो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेपर प्रेशर, इनिशियल वेपर प्रेशर माइनस फाइनल वेपर प्रेशर। इनिशियल वेपर प्रेशर कितना होगा जब प्योर फॉर्म में था, दैट इज P1 नॉट। फाइनल कितना होगा, P1 के बराबर। तो यहां से आ गया डेल्टा P1 बराबर P1 नॉट माइनस P1 की वैल्यू P1 नॉट Xi1। P1 नॉट को कॉमन ले लो तो आ जाएगा डेल्टा P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट इंटू 1 माइनस Xi1। हमने कंसेप्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन पढ़ा था, Xi1 प्लस Xi2 इज इक्वल्स टू 1। तो तो यहाँ से कितना आ जाएगा, Xi2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस Xi1। अगर मैं 1 माइनस Xi1 की जगह Xi2 प्लेस कर दूं तो कोई परेशानी, रखते हैं। देखो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट Xi2। देखो अब P1 नॉट को इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा P1 को ओपन कर लेते हैं। तो P1 नॉट माइनस P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट Xi2। P1 नॉट को इधर ले आए तो P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू Xi2 एंड इट इज द, देखो ये तो लोअरिंग है वेपर प्रेशर में, ये क्या शो कर रहा है, देखो ये टर्म क्या शो कर रहा है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जबकि रिलेटिव कब होता है, जब किसी के रेस्पेक्ट में देखें, तो इनिशियल के रेस्पेक्ट में। तो ये वाला टर्म क्या शो कर रहा है, देखो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दैट इज RLVP। तो आपने क्या करा, जब किसी एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल लिक्विड में ऐड करा तो वेपर प्रेशर में डिक्रीजमेंट आया। हमने मान लिया प्योर कंपोनेंट था तब P1 नॉट था, तो जब राउल्स लॉ की बात करेंगे तो P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Xi1 आएगा, P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट Xi1 आ जाएगा। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो डेल्टा P1 के बराबर है। डेल्टा P1 का मतलब P इनिशियल माइनस P फाइनल। इनिशियल कितना था जब प्योर था, तो प्योर का कितना है P1 नॉट। फाइनल कितना बचा है P1, तो P1 नॉट माइनस P1। P1 की वैल्यू कितनी थी, P1 नॉट x1 प्लेस कर दी, डेल्टा P1 इज इक्वल्स टू आ गया P1 नॉट इनटू P1 P1 नॉट इनटू 1 माइनस x1। Xi1 प्लस Xi2 या x1 प्लस x2 1 के बराबर था, तो x2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस x1 आ गया, वैल्यू प्लेस कर दी। डेल्टा P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट x2 या Xi2 आ गया, जो कि मोल फ्रैक्शन को यहाँ पर डिनोट करता है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन अगर कोई सॉल्यूशन डाइल्यूट हो, अगर कोई सॉल्यूशन कैसा हो, डाइल्यूट हो, तो अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट का अमाउंट क्या होता है कम। तो फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट हो गया तो सॉल्यूट का अमाउंट कम होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज लेसर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो देयरफॉर P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू N1 अपॉन सॉरी N2 अपॉन N1। N2 क्या होगा, W2 अपॉन M2 इंटू N1 क्या होगा, W अपॉन M1। तो अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो आप इस फॉर्म में भी इसे कन्वर्ट कर। हम लोग अब उस कंसेप्ट में बेस्ड एक क्वेश्चन को देखते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज 0.8501 बार। आपको वेपर प्रेशर दे रखा है किसका, प्योर का। प्योर का मतलब क्या हो गया, ये P नॉट। तो P1 नॉट कितना हो गया आपका 0.850 बार। अब देखो इन नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक, नॉन वोलेटाइल का मतलब जो वेपर में कन्वर्ट ना हो पाए, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब जो वाटर में डालने पर डिसोसिएट ना हो। सॉलिड वेइंग 0.5 ग्राम, जिसका वेट कितना है 0.5 ग्राम। तो सॉलिड सॉल्यूट का वेट कितना हो गया 0.5 ग्राम हो गया।
व्हेन एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन का मास मतलब W1 आपको कितना दे रखा है 39 ग्राम, बेंजीन का मोलर मास भी आपको दे रखा है, मतलब M1 भी आपको दे रखा है कितना 78 ग्राम पर मोल। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन देन इज 0.845। जब आपने उस 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस को 39 ग्राम ऑफ बेंजीन में ऐड किया, तो ऐसा करने पर जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो 0.845 बार हो गया। तो फिर ये क्या हो गया P1 कितना 0.845 बार। आपको क्या बताना है सॉल्यूट का मोलर मास मतलब M2 डिटरमाइन करना है। आरएलबीपी आपने अभी पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो अकॉर्डिंग टू रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर फॉर्मूला क्या था P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। देखिए मैंने पहले ही बोला था कि आपको N2 को नॉर्मली नेग्लेक्ट करना होता है क्योंकि सॉल्यूशन आपका कैसा रहेगा डाइल्यूट रहेगा। तो N2 is lesser than N1, therefore N1 plus N2 is equivalent to N1। तो यहाँ से आ गया ये P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 इज इक्वल्स टू W2 अपॉन M2 इंटू W1 अपॉन M1। सारी वैल्यूज प्लेस कर दो आप। P1 नॉट कितना है 0.850 माइनस P1 कितना है 0.845 अपॉन 0.850 इज इक्वल टू W2 कितना है 0.5, M1 कितना है 78, M2 कितना है कैलकुलेट करना है, W1 की वैल्यू 39। सॉल्व कर लीजिए, देखो 0.850 में से 0.845 जाएगा कितना बचेगा 0.005 अपॉन 0.850 इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 78 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 39 अपॉन 39 M2। 39 से 39 कैंसिल, डेसिमल से डेसिमल हटेगा, 5 से काटो 5 1 5 3 बचेंगे, 5 7 जा 35 70, तो ये आ गया 1 अपॉन 170 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन M2, देयरफॉर M2 इज इक्वल्स टू 170 ग्राम पर मोल। सिंपली क्या करना है जो भी आपको क्वेश्चन दिया है उसमें जो भी गिवन वैल्यूज हैं उनको पहले देख लीजिए, उसके बाद उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी चीज वहां से पूछी है उससे रिलेवेंट फॉर्मूला अप्लाई करिए, वैल्यूज को प्लेस करिए, सिंपली फिर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन लगाना है और आपका आंसर आ जाए। हम लोग एक और क्वेश्चन की यहीं पे बात करते हैं एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 2.18 डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपसे पूछे कैलकुलेट द मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, आपसे एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मास पूछा है, बीस आपको W2 क्या करना है कैलकुलेट। जब उसका मोलर मास कितना हो 40 ग्राम, मतलब M2 आपको गिवन है कितना 40 ग्राम पर मोल, which should be dissolved, जिसको आप डिसॉल्व करेंगे किसमें 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन में, मतलब W1 की वैल्यू कितनी दे दी 114 ग्राम, M1 कितना होगा पता नहीं, तो फिर कंपाउंड कौन है ऑक्टेन, ऑक्टेन क्या होता है 8 कार्बन का एल्केन मींस C8H18, तो देखो 12 है कितने 8 प्लस हाइड्रोजन के एटॉमिक मास 1 है कितने 18, सॉल्व करिए 96 और 18 114 ग्राम पर मोल, इसका मोलर मास भी कितना आ गया 114 ग्राम पर मोल आ गया। अब आपसे बोला है जब ऐसा जब आप कर रहे हैं उस सब्सटेंस को 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन में आप जब ऐड कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर रिड्यूस होकर के कितना हो गया है 80% हो गया है। तो इनिशियल लेट इनिशियल वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू P1 नॉट, इनिशियल मान लिया हमने P1 नॉट है, तो फाइनल कितना हो गया 80%, तो फाइनल वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, फाइनल वेपर प्रेशर जिसे हम लोग डिनोट करते हैं किससे P1 से,
तो P1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80% ऑफ P1 नॉट, दैट इज 80/100 इंटू P1 नॉट। तो यहां से देखो P1 की वैल्यू कितनी आ गई 0.8 टाइम्स ऑफ P1। आपको P1 भी मिल गया, P1 नॉट आपके पास P1 नॉट है, W2 निकालना है तो RLBP लगा दीजिए। अकॉर्डिंग टू रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू, मैंने बोला था सॉल्यूट को आपको हमेशा क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है विद रेस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। तो रिलेशन फाइनली क्या आता था W2 अपॉन M2 इंटू W1 अपॉन M1। P1 नॉट की वैल्यू देखो कितनी है, P1 नॉट ही लगानी है। P1 कितना है 0.8 टाइम्स ऑफ P1 नॉट है अपॉन P1 नॉट। W2 कैलकुलेट करना है, M1 की वैल्यू 114, M2 की वैल्यू 40 क्वेश्चन में गिवन है, W1 की वैल्यू 114 क्वेश्चन में गिवन है। 114 से 114 कैंसिल, P1 नॉट में से 0.8 P1 नॉट जाएगा, कितना बचेगा 0.2 P1 नॉट अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू W2 अपॉन 40। P1 नॉट से P1 नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा देखो W2 इज इक्वल्स टू 8.0 ग्राम एंड इट इज योर आंसर। इसके बाद कुछ और भी क्वेश्चंस आपको राउल्स लॉ पर बेस्ड आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में या एनसीईआरटी इन टेक्स्ट की फॉर्म में मिल सकते हैं। उन क्वेश्चंस को आप ट्राई कर लीजिए। अगर उनमें कोई भी डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं।